हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आपका आया हुआ है 10th क्लास का। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट का आपको हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। और प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताए थे इसके बारे में पूरा जानकारी कि कितने क्वेश्चन आपको बनाना है, कितना क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन कितने क्वेश्चन नंबर का है, ये सब आपको हम उसमें बताए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। और वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए हम आपका बताते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी है तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें बोल रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद है सेकंड का और सही ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा सही, शांत। इसके बाद है थर्ड का जो सही ऑप्शन है, थर्ड का ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड का हो जाएगा बी हो जाएगा सही। इसके बाद फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही, सात। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है पाँच, पाँच का जो सही ऑप्शन है वो होगा ए। ठीक है, वो ऑप्शन कौन किस में होगा, ए होगा। इसमें बोल रहा है कि कोई हल नहीं होता है, कोई हल तभी नहीं होता है जब वो लाइन पैरेलल हो। ठीक है, तो उसका कोई हल नहीं होता, लेकिन इसमें इसका जो आंसर आया हुआ वो दिया हुआ है सी, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो यही सब गलती है जो कि आपको देखते चलना है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और क्या गलती मिलता है वो भी देखना। क्वेश्चन नंबर है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही, प्रतिच्छेदी। इसके बाद है सेवन, सेवन का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, देखो इसका भी गलत है क्योंकि क्वेश्चन नंबर एट इसमें है ही नहीं। आप देख सकते हो कि सेवन के बाद डायरेक्ट यहाँ पर नाइन आ गया, तो एट वाला जो आंसर है वो इसमें दिया हुआ है, लेकिन एट का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ से सारे ऑप्शन हो जाता है गड़बड़। ठीक है, यानी कि नौ का ऑप्शन जो है आठ वाला ऑप्शन नौ में दे दिया, नौ का ऑप्शन 10 में दे दिया, मतलब एक आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखना और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से करना। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर दस, दस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद है ग्यारह, ग्यारह का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बारह, बारह का तो क्वेश्चन नंबर बारह का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बारह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तेरह, क्वेश्चन नंबर तेरह का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही, इसका क्वेश्चन नंबर तेरह का बी हो जाएगा सही। और अगर किसी का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप जरूर कमेंट करना, हम उसको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर हमारा मकसद है ऑप्शन बताना और ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 13 बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, 16 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, 17 का डी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 19 का बी हो जाएगा सही, 19 का ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 21 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा बी इसका सही। ठीक है, इसके बाद है 21 के बाद है क्वेश्चन नंबर है 22, 22 का हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही, क्वेश्चन इसका 22 हो जाएगा सही। इसके बाद है 23, 23 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही, इसका सी हो गया सही। इसके बाद है 24, 24 का जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा सी हो जाएगा सही, अनंत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, 25 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन 25 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसका बी हो जाएगा सही, 70 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 26, 26 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही, इसका ए हो गया सही। इसके बाद है 27, 27 का जो सही ऑप्शन है इसका भी ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 28, चलते हैं 28 तरफ, तो 28 का हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है 29, 29 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 30, 30 का जो सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही, 1.5। ठीक है, ये नहीं हो सकता है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 31। तो 31 का अब आपको बताते हैं सॉल्यूशन करके, ठीक है। तो मेहनत किए हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। 31 क्वेश्चन नंबर में कहता क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। पहले 96 का इस प्रकार से करेंगे, फिर 404 को करेंगे, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन वाला मिलता है एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका 4 हो गया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू बी मिलता है, ठीक है। ए इंटू बी क्या है, यही दो नंबर है जो दे रखे हैं, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ से हम इजिली एचसीएफ का यूज करके हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो जब 4 से इसको कट करेंगे, ठीक है, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर इतना आएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक ये हो गया, तो ये एलसीएम हो गया, और एचसीएफ आपको बोला था तो एचसीएफ यहाँ हो गया। ये सब दो दो नंबर का है, जो कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन बनाने हैं। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, सभी दो दो नंबर का है, ठीक है, यानी कि 12 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका -3 और 2 शून्यकों का दिया हुआ है, गुणनफल और शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा -3, और शून्यकों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का ये भी है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ था उसको रख दें, तो इसका वैल्यू था कितना -3, लेकिन चिन्ह यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर इसका जो वैल्यू दे रखा था 2, डायरेक्ट का यहाँ पर आंसर आ गया। नहीं तो आप एक और इसका है मेथड, उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए आइए, आप जानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ से एक -3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ, यहाँ भी 1 है, तो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे इस पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और वीडियो देखते हैं लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33, ये था 32, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हैं, मतलब सिमिलर हैं, तो इनके क्षेत्रफल क्रम से ये सब दिए हुए हैं। तो यदि EF दिया हुआ इतना तो BC ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो इसमें दे रखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, इसका प्रूफ भी करना सीखे हैं, ठीक है। नहीं प्रूफ किए हैं तो इसको कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम के हिसाब से आ सकता है। तो हमें क्या दे रखा था, तो हमें दे रखा था BC का वैल्यू फाइंड आउट करना था और EF का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था और इसका भी क्षेत्रफल दे रखा है। तो 64 और 21 121 बैठा दिए, और BC के जैसे है वैसे इसको रख दिए। अब इसको करेंगे सोल्व, तो आप जान रहे कि स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो रूट हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 64 है 8 का और 121 है 11 का, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और फिर इसको कट करेंगे तो एक बार में, और ये 4 बार में खत्म हो जाएगा। और 14 8 कितना होता है 112, तो इसका आंसर कुछ इतना आ जाएगा BC का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से वीडियो देखिएगा, ठीक है, पीछे करके इसको देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं 34 को। क्वेश्चन है 34, इसमें देखिए क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। और ये क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ से क्या कहता है कि ये पॉइंट एक ऐसा है, एक्स अक्ष पर बोला है तो इसलिए एक्स रहेगा, वाई रहेगा 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको मान लेंगे 1 1, यानी कि x1 y1, और इसको x2 y2। तो यहाँ से इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो AP का डिस्टेंस निकालेंगे और PB का निकालेंगे, फिर इस रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक करेंगे, जब इसको हम ब्रेक करेंगे x-2 का होल स्क्वायर, और इसको जब करेंगे सॉल्व, दोनों को जब करेंगे तो ये इतना आएगा और ये इतना आएगा। यहाँ से x² खत्म, 4 कैंसिल हो गया। फिर ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाए, यानी कि -8 हो जाएगा, और ये सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 56, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा
x बराबर कितना हो जाएगा -7, क्योंकि ये कट हो जाएगा तो हो जाएगा -7, यानी कि वो बिंदु है -7,0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू, तो इसको रख दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो यहाँ पर है, इसका वैल्यू रख दिए। ठीक है, क्योंकि 1045 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये खत्म हो गया, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम होता है, इसीलिए खत्म, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, और इसमें, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और समझ में भी आ रहा है क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें क्या कहता है, एक बिंदु ए से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो टेंजेंट है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से लेकर के ए तक का जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अगर आप कहिएगा तो ये तो हिंदी में है, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका इंग्लिश भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यहाँ पर है। ये सर्कल बना लिए, फिर ये सेंटर हो गया, ए से सेंटर के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर, फिर ये टेंजेंट का है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा है यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके और वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त के चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश है यानी कि इसका वृत्त का 1/4 होगा। ठीक है, तो ये है, इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं 37 का। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये परिधि दिया हुआ था, तो परिधि, वृत्त का परिधि इतना होता है 2πr। यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, r का वैल्यू निकालने के बाद वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा था निकालने के लिए, तो इसको सोल्व करेंगे। ये होता है वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि वृत्त का 1/4। ठीक है, तो ये लगा दिए 1/4, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर जब इसको और सोल्व करें तो इतना आएगा, यानी कि ये इतना आंसर हो गया 77/8। इसको इतना भी छोड़ दीजिए या फिर ऐसे इसको कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, और ये सब आपके लिए मेहनत किए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और एक विषम संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, इसका सोल्यूशन आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे कि एक पासे में टोटल 6 अंक होते हैं और अभाज्य संख्या के भी गिनती 6 ही होती है, इसमें से 3 होता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6 हो जाएगा, कट करके कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और विषम संख्या भी सेम टू सेम यही कंडीशन इसका भी है, तो इसका भी आंसर 1/2 आएगा, क्योंकि ये सब विषम संख्या है। तो उम्मीद है कि ये आंसर समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को जो सिद्ध करना है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर सब लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पर दे रखा है, फिर इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि सिद्ध करना है कि अपरिमेय है तो मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको a और b बराबर मान लेंगे, फिर इसको a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसके बाद √5 के सभी को इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर ये वाला जो इधर आया है ये भी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से कंट्राडिक्शन उठता है, विरोधाभास होता है। तो ये सब लैंग्वेज आपको लिखना है और इस प्रकार से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 2 समीकरण दिया है, इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से हम मान लेंगे, कुछ भी यहाँ पर आप खुद से मान सकते हैं। ठीक है, तो वही नंबर आप रखिएगा यहाँ पर जो कि ज़्यादा बड़ा ना हो और नहीं ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। तो कुछ इस प्रकार से मान लिए, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में रखे हैं, और इसके बाद इसका जब बनाएंगे, देखिए तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। यहाँ से इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए ये हो जाएगा। तो
तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। यहाँ से जो पॉइंट था इस प्रकार से जब ड्रॉ करें तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, यही इसका सोल्यूशन हुआ 2,3। ठीक है, तो ये था उसका आंसर क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा था 40 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि डी हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना। तो चलिए आपको इसका आंसर हम दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर था 41, तो बोला था कि 17वें पद से जो 10वां पद है 17वें पद से 7 अधिक था, तो ये इस प्रकार से लिख दिए। अब इसको 17 पद को ऐसे हम लिख सकते हैं a+16d, 10 को भी ऐसे लिख सकते हैं, और ए तो हो गया कैंसिल हो गया, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 16d माइनस 9d, तो घटाएंगे तो आएगा 7, और इधर है 7 प्लस में, और इधर है 7d इक्वल टू 7 आ गया, तो 7 7 कैंसिल हो गया, यानी कि d बराबर कितना आ गया 1। तो ये था आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जरूर ये सबको सॉल्व कर पाइएगा, और उम्मीद है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 42 है, तो इसमें कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है। तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मान लेते हैं m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। x अक्ष बोला है तो x लिखेंगे, और y रहेगा 0, और y रहेगा 0 तो y वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये सब जो पॉइंट दें इसको x1 y1 ये सब मान करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर 0 है तो ये वाला टर्म इधर आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 0 होने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से बचेगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और फिर ये 5 है, तो 5 को नंबर को एक तरफ करेंगे, और ये m1 और m2 को एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा m1 और m2 रेशियो 1:1 मिल गया है। हमारा यहाँ पर मकसद था आपको सिर्फ क्वेश्चन बताना और साथ साथ इसका कुछ हिंट्स देना, सॉल्यूशन करना, ये नहीं कि पूरा डिटेल से इसका सॉल्यूशन कराना। ठीक, क्योंकि ये सब अभी आप रिवीजन का टाइम है, तो ये सब आपका रिवीजन होगा, इसीलिए हम यहाँ पर उतना समय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23 आपको पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने और इसको बहुत सावधानी से ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको गलती रखा गया तो हो जाएगा फिर आपका सारा का सारा गलत। तो सबसे पहले तो हम x1 y1 को ये सब मान लेंगे। ठीक है, ये सब अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेंगे, लिखने के बाद बैठा देंगे। ठीक है, तो बैठा देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x1 का वैल्यू -5 है। इस प्रकार से डायरेक्ट हम सोल्व करके यहाँ पर कुछ रख दिए हैं, और जब इसको सोल्व करें तो हो जाएगा माइनस प्लस 35 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया। अब जब और इस सब को ऐड करके जब डिवाइड करें तो टोटल जब ऐड करेंगे तो आएगा 64, और इसको जब डिवाइड कर दी 2 से तो आ गया 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, रह करके अगर माइनस प्लस में गलती होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था 43 क्वेश्चन नंबर का आंसर। टोटल आपको 52 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, और 3 घंटा का समय रहा, तो इतना रिवीजन कीजिए कि आपका कुछ टाइम बच जाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और देख लीजिए कि कैसा सॉल्व होगा। इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज इसका किए। रेशनलाइज करने के बाद ये दोनों स्क्वायर हो गया, सेम हो गया, और a माइनस बी और a+b के फॉर्मूला पर बन गया। तो ये तो हो गया होल स्क्वायर, और ये इस प्रकार से हुआ क्योंकि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ से हम इसको साइन इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं कोस ए। ठीक है, कोस ए लिख सकते हैं, कोस ए का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट था तो टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा सेक, और इसको इससे डिवाइड करें तो मिलेगा 10। तो यहाँ पर यही प्रूफ करना था, हो गया ये प्रूफ। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि आकृति एक दिया हुआ है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, उसमें जो आकृति है बना हुआ है, ये जो वो वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, उसका दिया हुआ है साइड 20 सेंटीमीटर है, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, फिगर कैसा है हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक वर्ग शेप का है। ठीक है,
और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ 20, तो सभी भी 20 होगा। ठीक है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक चतुर्थांश है। ठीक है, सर्कल का। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल का पहले एरिया निकालेंगे, उसमें से वृत्त के एरिया को इस वर्क एरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर वर्ग का एरिया निकाल लिए। ठीक है, वर्ग का एरिया भी निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे कि उसका त्रिभुज यानी कि डायगोनल उसका निकाल लेंगे। ठीक है, डायगोनल निकालने के बाद वो डायगोनल जब निकल गया, डायगोनल इसे निकाल रहे हैं ताकि उसका त्रिज्या मिल सके, क्योंकि त्रिज्या नहीं दिया हुआ था। और जब वह वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या उसमें काम आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्योंकि चतुर्थांश है यानी कि 1/4 है, तो 1/4 लगाएंगे और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों में ये चतुर्थांश में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। घटाने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा करने के बाद कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से 4 बनाना है और सभी 5-5 नंबर का है, यानी कि 20 नंबर यहाँ। और 5 मार्क्स वाला तो एक को क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, 4 चारों बनाना ही पड़ेगा आपको, और बनाइएगा, बहुत ईजी रहता है। देखिए इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ये सब निकालना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आपको हम आंसर दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 47 का ये हमारा दिया था द्विघात समीकरण। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला डी बराबर, जब इसको रखेंगे तो हमारा डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा आ जाता है तो 2 भिन्न मूल होते हैं। ठीक है, 2 वास्तविक भिन्न मूल होते हैं। और इसके बाद लगा देंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र लगाने के बाद ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। बी का वैल्यू बैठाएंगे, फिर इसका तो वैल्यू निकल ही चुके हैं, 25 था तो डायरेक्ट रख दिए, और ये 25 से रूट से बाहर निकला तो बनेगा 5, और इस प्रकार से 2 हमारा अलग अलग मूल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 47 था, जो कि बहुत ईजी रहता है, 5 मार्क्स वाला। आप इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि आपको पूछा है। तो ये कौन सा थ्योरम है, उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। फिगर देखने के साथ ही आप बता दीजिएगा कि कौन सा थ्योरम है। तो वही थ्योरम यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय आप यहाँ देखिए इसका अच्छा सा है। तो ये इस प्रकार से फिगर है, ये सब आपको तो याद करना ही पड़ेगा। तो आप इसको, इस कंसेप्ट को याद जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर आंसर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, तो लाइक किया कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें करा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब 90 डिग्री, 2 कोणों का योग कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री, उसी को कहते हैं पूरक कोण। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना होता है, 6 मीटर होता है। आइए हम आप इसका आंसर दिखाते हैं। ठीक है, ये है कुछ डायग्राम। ठीक है, ऐसे बनाए, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, इधर का भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये है, यहाँ पर मान लिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 9 और यहाँ से यहाँ तक है 4। ठीक है, अब ये दोनों, ये जो उन्नयन कोण है ये दिया हुआ 90 डिग्री, मतलब पूरा कोण है। तो एक को मान लिए थीटा, तो दूसरे का क्या होगा 90 माइनस थीटा, तब ना इसको ऐड करेंगे तो होगा 90 इक्वल, क्योंकि पूरा कोण है तो पूरा कोण 90 का इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इस प्रकार से मान लिए। और इसके बाद छोटा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेकर के फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में लेकर के दोनों में जब सोल्व करेंगे, ठीक है, तो कुछ इतना आएगा इसमें, और एक ट्रायंगल में जब सोल्व करें तो इतना आएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोट थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से जब देखेंगे तो मिलेगा क्या, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू h/9। ठीक है, और tan थीटा के जब पर वैल्यू हम क्या बैठा देंगे, ये समीकरण 1 वाला। ठीक है, तो tan थीटा के जब पर हम वैल्यू बैठा दिए h/4 और इधर है h/9। ठीक है, ये 4 ज़्यादा नीचे चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4/h, और इधर हो जाएगा h/9। क्लियर है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, और 36 आ जाएगा तो, और इधर h² आएगा, तो h का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 5 नंबर वाला कितना इजी रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 49। अब देखते हैं 50। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाई के पदों में ठोस का आयतन बताना है, जो कि एक दो शेप इसमें दिया, एक अर्ध है, अर्धगोलाकार है, और एक है शंकु का आकार का। ठीक है, तो चलिए हम इसको आप बताते हैं। और साथ साथ देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है, जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या, अर्धगोलाकार और शंकु का, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो शंकु का ऊंचाई भी 1 ही सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आइए इसको पाई के पदों में ही व्यक्त करें। ठीक है, पाई के पद में ही बोल रहा है तो उसी में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कुछ इस प्रकार से फिगर है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, त्रिज्या दोनों का 1 है, इसका हाइट भी 1 ही है। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या समान है 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, इसीलिए इसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गया। इस ठोस का आयतन, क्योंकि दो फिगर है तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये किसका है आयतन, ये है अर्धगोलाकार का और ये है शंकु का। दोनों को रख दें, क्योंकि दोनों का आर रेडियस है वो सेम था, इसीलिए हम कॉमन निकाल दिए। और कॉमन निकालने के बाद जब इसको आर का वैल्यू पुट किए, पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो फिर पाई में कैसे आएगा, इसीलिए पाई में बोला है तो पाई को पाई ही रखेंगे। और सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पर ऐड करें तो हो जाएगा 3 और इधर 3 है डिवाइड में, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ होगा पाई। तो ये था इसका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51। क्वेश्चन नंबर है 51। देखिए इसमें क्या कहता है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के आकार के छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 है। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन से पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य बताना है। ठीक है, तो पहले इसका आयतन निकालेंगे। आयतन निकाल के जो भी आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, लीटर से कन्वर्ट करके 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये शेप बना लिए, ये R1 मान लिए, ये R2 मान लिए। ठीक है, इसका हाइट R1 R2 रेट सब लिख दिए। आपको 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेगा, टोटल फिगर बनाना पड़ेगा और टोटल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं तो 4 नंबर रखा हुआ है, नहीं लिखिएगा तो। इसके बाद है इस बर्तन का आयतन, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। रख दें फॉर्मूला पर, सारा चीज़ें रखे हुए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको इसे कट कर दिए, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जब किए तो कुछ इतना सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीटर में कन्वर्ट हो गया तो हमें रेट ही तो पता करना था, तो दर कितना आ जाएगा 20 से इसको गुना कर देंगे, हमारा आंसर इतना 183.04 रुपया कुछ आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये शॉर्ट जानकारी है आपके लिए। ठीक है, आंसर भी इसका बता रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है 52। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 52। इसमें देखिए तो बहुत आसान है, बहुलक पता करना है, यानी कि इंग्लिश मोड इसको कहेंगे। डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखिए फॉर्मूला इसका याद होगा, फॉर्मूला ही इसका सब कुछ है। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बन जाएगा। सबसे बड़ा हो जाएगा ये F1, इसके पीछे होता है F0, इसके आगे होता है F2। तो सबको रखेंगे और कितना कितना का डिस्टेंस है तो 10-10 का। L कौन हो जाता है तो F1 के ही निचली सीमा हो जाता है। सबका वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो रखने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इतना आएगा, और इसके बाद फिर डिवाइड ऐड करेंगे तो 35.38 आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर। अगला मॉडल क्वेश्चन पेपर जल्द ही आएगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।